सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। तो हम बायोमोलिक्यूल्स को पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैं जितना लिखा रहा हूँ उसी के अंदर से ही नीट में क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाया जाता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं बताता हुआ चलूँगा और उसके बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नोट्स भी मैं पोस्ट कर दूँगा यदि ज़रूरत हो तो हम लेक्चर 1 करेंगे बस आज। बायोमोलिक्यूल्स का लगभग 3-4 लेक्चर हो जाएगा लग रहा है, या फिर 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। एक्चुअली क्या है, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायो मॉलिक्यूल्स यानी बायो मतलब लाइफ ही होता है। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ होता है और मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है जो बेसिक चीज़ें जो लाइफ को बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स, या फिर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, फ्रॉम which we get from लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करता है लिविंग टिश्यू, तो मैं भी यही लिखता हूँ। तो इसमें हम पूरा एनसीईआरटी को रिव्यू करते हुए चलेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स तो बेसिक चीज़ हमें पता है, लिपिड्स होता है और लिपिड्स का बेसिक यूनिट फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बेसिकली शुगर्स से बनते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो ये 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास है। और बायोमोलिक्यूल्स का पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कि हमें पता कैसे चलता है कि आखिर बायोमोलिक्यूल कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। उसको जानने से पहले एक एनसीईआरटी का बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लिविंग सिस्टम्स में ठीक है, लिविंग सिस्टम्स में अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other elements are more abundant। तो ये जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें एक्चुअली क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में भी है, 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसमें बायोमोलिक्यूल्स का बेस लेके पढ़ाया गया है। और केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। और ऊपर से यदि कोई नीट एस्पिरेंट्स ही होंगे सब, तो नीट का फर्स्ट ईयर जो होता है, मतलब एमबीबीएस का मैं कह रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री पूरा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ही और डिटेल्ड स्टडी को दर्शाता है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो एक चीज़ याद आया, लिविंग सिस्टम्स में कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट्स का अबंडेंस और एलिमेंट्स से ज़्यादा होता है। अबंडेंस मतलब प्रेजेंट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और ये भी चीज़ है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। क्रस्ट के कंपैरिजन में जो अर्थ का अपर लेयर होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी का है। तो मैं इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को आर करके लिख देता हूँ ताकि उसको बाद में रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि हम बायोमोलिक्यूल्स को एनालाइज कैसे करें, कि किसमें कितना बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है और कौन से प्रेजेंट है, तो एनालिसिस कैसे करें। अब नोट करना कि ये जो मेथड है, इसको ग्राइंड करने करके स्लरी बनाना, ये जो मेथड है ये ऑर्गेनिक के लिए है, बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है।
इनऑर्गेनिक के लिए कैसे एनालाइज करेंगे वो देखेंगे, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के लिए कैसा है, तो इसमें मैं हाईलाइट कर लूँगा। टेक एनी लिविंग टिश्यू, जैसे कि कोई वेजिटेबल हुआ या पीस ऑफ लीवर हुआ, ठीक है, लीवर का कोई पीस ले लेते हैं या फिर कोई भी टिश्यू, लीवर ही लेके चलते हैं। लीवर में सेल्स होते हैं, तो सेल पे नहीं जाना है, पर उसको क्या करना है, बस ऐसे मोटर और पेशल जो होता है, ये मोटर और ये वाला पेशल, ठीक है, इसमें ग्राइंड करना है। किसके साथ ग्राइंड करना है, कुछ एक कंपाउंड हमें पुट करना है जो कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं Cl3CCOOH, ठीक है, इसको पुट कर दिए, इसको ग्राइंड कर दिए, और ग्राइंड करके एक स्लरी बनेगा। स्लरी मतलब एक सेमी सॉलिड टाइप का बनेगा, और स्लरी को हम क्या करते हैं, मतलब एक पेस्ट टाइप का, जैसे इसको हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। ऐसे एक बीकर ले लिए, इसमें एक हम मुस्लिन क्लॉथ से इसको कवर कर लेते हैं, या फिर चीज़ क्लॉथ, यहाँ पे लिखा है चीज़ क्लॉथ और कॉटन, ठीक है, मुस्लिन क्लॉथ भी वही चीज़ है। तो इसको हम ऐसे कवर कर लिए, फ़िल्टर पेपर टाइप का कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्लरी को यहाँ पे डालें तो कुछ चीज़ जो इसके अंदर रह जाएगा, यानी कि ऐसे प्रोट्यूड करके रह जाएगा, और कुछ चीज़ें जो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर रह गया उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है, जो ऊपर रह गया इसको हम ऐसे कह सकते हैं रिटेंटेट है, ये रिटेंटेट। रिटेंटेट क्यों बोले, क्योंकि रिटेन हो गया ऊपर, ठीक है, और नीचे जो चला गया वो क्या है, फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट है। तो दो पार्ट्स मिला हमें, एक रिटेंटेट एक फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट है मतलब जो फिल्टर होके आ गया वो ऑब्वियसली छोटा होगा, ताकि क्योंकि इसके पोर्स से निकल गया, मतलब ये जो चीज़ क्लॉथ है या कॉटन है इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जो पोर्स से निकल गया वो छोटा चीज़ होगा। तो छोटा चीज़ जो नीचे आ गया उसको हम कहते हैं क्या, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट रहता है, इसको एक स्पेसिफिक नाम हम देते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल, एसिड सॉल्यूबल पूल। पूल क्यों बोले, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं। और जो रिटेंटेट है उसको हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर रह गया, रिटेन हो गया, राइट। तो इतना देख लिए। अब एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल किसके बेसिस पे दे रहे हैं, तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, 800 डेल्टन्स, डेल्टन एक साइज़ का ही मेज़रमेंट है, 800 डेल्टन्स। अब यदि कोई मटेरियल या फिर कोई बायोमोलिक्यूल 800 डेल्टन से छोटा हो तो वो क्या हो जाएगा, एसिड सॉल्युबल। जो छोटा हो 800 डेल्टन से, एसिड सॉल्युबल। जो 800 डेल्टन से बड़ा हो वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल। इतना चीज़ समझ में आया, ठीक। तो एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल देख ले। अभी कौन से मटेरियल्स है जो छोटे और बड़े हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में जो चीज़ें रहती है, जो बायोमोलिक्यूल्स रहता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो रहता है उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का बेसिस क्या था कि जो रिटेन हो गया और जो फिल्ट्रेट हो गया, जो फिल्ट्रेट हो गया वो एसिड सॉल्युबल पूल है, वो माइक्रोमोलिक्यूल है, और जो यहाँ पे रह गया वो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है बस, एनसीईआरटी में कहीं पे ढूंढना मिल जाएगा, मतलब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि दिया नहीं हुआ है। एक्सेप्शन क्या है, लिपिड। अब लिपिड क्या होता है, जब हम इसमें से फिल्टर करते हैं ना तो ये रिटेंटेट में रह जाता है। एक्चुअली लिपिड क्या है, एक्चुअली लिपिड है माइक्रोमोलिक्यूल। यदि नीट में स्टेटमेंट आया लिपिड इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, गलत, ठीक है। लिपिड क्या है,
माइक्रोमॉलिक्यूल है। पर माइक्रोमॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ये क्या करता है, फॉर्म्स मतलब माइसेलीज, ठीक है, माइसेली। तो माइसेल फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, या फिर मिसल फॉर्मेशन जो भी कह सकते हैं, इसके वजह से क्या होता है, ये वेसिकल के फॉर्म में ऊपर रह जाता है ऐसे, मतलब फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर, ठीक है। तो फ्लोट करने की वजह से ये रिटेंटेट में रह गया। तो लिपिड एक माइक्रोमॉलिक्यूल है बट रिमेन्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, रिटेंटेट है पर एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर ये रह गया, ठीक है। तो लिपिड का केस थोड़ा यूनिक था जो कि मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि बस मतलब बायोमोलिक्यूल्स जब हम कह रहे हैं तो ठीक है, हम मान लिए कि उसमें सब है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी आयन्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, और वाटर हो गया, सॉल्ट्स कुछ, NaCl, CaCO3, ये सब है। अब इनको हम कैसे एनालाइज करें? इनको एनालाइज करने के लिए हम फिर से क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक टॉपिक लिखते हैं, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कैसे किए, ऊपर मैंने बता दिया है। पहले हम लीवर लिए या फिर कोई भी लिविंग टिश्यू लिए, उसको हम ग्राइंड कर लिए, स्लरी बन गया, स्लरी को स्टेन किए, रिटेंटेड बचा जो कि एसिड इनसॉल्युबल था, फिल्ट्रेट बचा जो कि एसिड सॉल्युबल था। अब एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और लिपिड का केस जो कि एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना, कभी स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब देखोगे तो करना क्या है, बस एक टिश्यू ले लेना, मतलब एक लीफ हो गया या फिर एक लीवर हो गया, लीवर टिश्यू या फिर लीफ, ठीक है। इसको वेट करना, पहले इसको वे करना, इसका जो वे आया, मतलब इसका जो वेट आया, रॉ वेट, उसको हम कहते हैं वेट वेट, ठीक है, वेट वेट। वेट वेट मतलब इसमें पानी भी होगा, लीफ या लीवर जो टिश्यू है उसमें पानी भी होगा। अब इसको क्या करना, स्टेप 1 था ये, स्टेप 2 में इसको ड्राई कर लेना, ड्राई कर लिए, फिर इसको वेट करना, इसको हम कहेंगे ड्राई वेट, ठीक है। एक वेट हुआ, एक ड्राई वेट हुआ, जो वाटर था वो इवेपोरेट कर गया, ठीक है। अब इस टिश्यू को हम फुल्ली बर्न कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में बर्न इट। कितना तक बर्न करेंगे, जब तक उसका पूरा गैसियस कंपाउंड्स ना निकल जाए, जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब, मतलब CO2, H2O वेपर, ये सब रिमूव ना हो जाए जब तक इसको बर्न करना। और बर्न करके इसमें जो आएगा, मतलब खाक बच जाएगा, ASH ऐश, ठीक है। ये जो बचेगा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें बहुत सारे होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, ठीक है, जो मैंने वहाँ पर ऊपर लिखा था, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब बचा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच गया। तो एलिमेंटल एनालिसिस से हम क्या क्या कर लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, ठीक है। तो हम सब एनालाइज कर लिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव था, बर्न किए हम, ठीक है। तो इसको NCERT लिखता है स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, मतलब थोड़ा अलग है और डिस्ट्रक्टिव है, ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है।
तो इसमें हमें इतना ही बस जानने की ज़रूरत है। तो हम अभी एनसीईआरटी का वैसे 2 पेज भी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये टेबल हम स्किप कर जाते हैं, तो स्किप मत करना, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखते हैं। ये सब जो एक्चुअली है क्या वो देखो, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये सब जो है ये सब है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि सबसे रॉ फॉर्म, ठीक है, सबसे रॉ फॉर्म प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसका एबंडेंस वेट, परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में कितना है, ह्यूमन बॉडी में कितना है, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, देखो इसका ये परसेंटेज एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में ऑर्डर ऑफ अबंडेंस के बेसिस पे कितना है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, देखो तो पहले हम देख लेते हैं उसका अर्थ क्रस्ट का। तो यदि क्रस्ट का देखें, देखो सीक्वेंस में कैसे आएगा, ओसिका ने मांगा हमसे साइनाइड, ठीक है। ओसिका ने मांगा हमसे साइनाइड, कैसे याद रखेंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो ओ फिर सी, एस आई सिलिकॉन, का कैल्शियम, ने सोडियम, मांगा मैग्नीशियम, हमसे ह हाइड्रोजन, साइनाइड सी एन, ठीक है। सी एन मतलब क्या, समझे, देखो कार्बन और नाइट्रोजन, आई मीन, ठीक है, ये हो गया। तो नाइट्रोजन वेरी लिटिल है ना, वेरी लिटिल है तो सबसे लास्ट पूरा, ठीक है, परसेंटेज दिया नहीं है। तो ये सीक्वेंस हो गया क्रस्ट में। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्रस्ट में सिलिकॉन ज़्यादा है, सिलिकॉन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, सही है, ठीक है, सही है। तो ये ट्रिक याद रहेगा तो पूरा हो जाएगा, ये सीक्वेंस भी याद रह जाएगा और लगभग आइडिया भी लग जाएगा परसेंटेज कितना कितना होगा, ठीक है। ऐसा ह्यूमन बॉडी के लिए भी ट्रिक है, सब बना बनाया ट्रिक है। बॉडी, तो बॉडी का ट्रिक क्या है, ओ कौन है नलिन का साथी नासी से, वो कौन है नलिन का साथी नासी से, ये ट्रिक है, ठीक है। इसका देखो ऑक्सीजन पहले फिर से आएगा, ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट है, देखो यहाँ पे भी 46%, यहाँ पे भी 65%, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट, उसके बाद क्या आएगा, ओ कॉन, ठीक है ना, कॉन मतलब CHN, कॉन, ठीक है। ओ कॉन, नलिन मतलब N, यहाँ पे N आ गया ना, CH, ठीक है। नलिन का मतलब कैल्शियम, साथी मतलब सल्फर, नासी से मतलब सोडियम, सिलिकॉन, ख़त्म। तो ये पूरा ट्रिक हो गया बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ऑर्डर और इसका ऑर्डर याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा टेबल हमारा कवर हो गया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाहर ये परसेंटेज कभी नहीं पूछेंगे, लिख के ले लेना, ये परसेंटेज कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वो तो बस ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, इतना ही। और यहाँ पे एक टेबल है और एक टेबल था, टेबल 9.1 है ये, और ये टेबल 9.2 है। तो 9.2 में क्या है, देखो कंपोनेंट और उसका फार्मूला दिया है, ठीक है, मतलब फार्मूला किसको पता नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, CaCO3, PO4, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है जो कि NCERT में ऑफ कोर्स दिया नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब दिया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि NCERT छान नहीं मारोगे तो नहीं मिलेगा, बस इतना है कि सही जगह पे नहीं दिया हुआ है। तो सोडियम जो है उसको हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट
इंटरसेलुलर कैटायन, इंटरसेलुलर याद रखना, इंटरसेलुलर कैटायन, C+ लिख रहा हूँ। पोटेशियम क्या है? मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन, इंट्रासेलुलर कैटायन, ठीक है। तो ये मतलब पोटेशियम और इसका सोडियम का याद रख लेना। मतलब समझ में आया? तो देखो सेल है ये, जैसे सेल है, सेल के अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। देखो सोडियम जो है इंटरसेलुलर है ना, इंटरसेलुलर मतलब सेल के बाहर, राइट। सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा मिलता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा मिलता है। अब इसको रिलेट करना है एक्शन पोटेंशियल के साथ, इसको रिलेट करना है ICF ECF के साथ, तो बहुत कुछ हो सकता है, उसका हम अभी नहीं देखेंगे। मतलब एक्शन पोटेंशियल किस लिए होता है? ड्यू टू सोडियम इफ्लक्स होता है, मतलब यहाँ होता है, ठीक है। तो उसको बाद में रिलेट करेंगे। हाँ, और एक फैक्ट है जो NCERT में हिडन है, जो कि है यदि एक स्टेटमेंट आया, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड क्वेश्चन है, जो कि कभी क्वेश्चन सेटर के दिमाग में आ जाए तो पूछ दे कभी। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स बिलोंग टू एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो NCERT का वो लाइन पढ़ना, वो पैराग्राफ पढ़ना, तो उसमें लिखा है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को ही बिलोंग करता है ये सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। बाकी भी बिलोंग करते हैं, मतलब ये सब पूरा, ये सब बिलोंग करते हैं सॉल्युबल फ्रैक्शन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, बिलोंग टू एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये सब नोट करते हुए चलो, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन आने का मतलब मैं प्रोबेबिलिटी मतलब 99.9% दे सकता हूँ। अब फिर बाहर का पूछने लगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। और ये बस नीट के लिए है, ओलंपियाड्स के लिए इससे ज़्यादा लेवल का ही पढ़ना पड़ता है। मैं फिर भी थोड़ा बता दूंगा, यदि ये लेक्चर्स लेंदी हुए तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फॉस्फेट एंड सल्फेट बिलोंग टू एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। NCERT का पेज आई थिंक 143, राइट, हाँ इसमें है, ठीक है। तो इतना ही में हमारा बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो है अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सब एक बार, ये सब कवर हो गया या नहीं, ठीक है। लिविंग सिस्टम से बता दिया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इसका एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से टेबल याद रह गया, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स पढ़ लेते हैं, अमीनो एसिड्स तक पढ़ लेते हैं या फिर देखते हैं कितना दूर जाएगा। हाँ, तो अमीनो एसिड्स में NCERT में कुछ गिने चुने फैक्ट्स दिए हुए हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें ज़रूरत है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो मैं बता दूंगा साथ ही। तो अमीनो एसिड्स एक्चुअली है क्या? अमीनो एसिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हमें पता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इसमें दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। NH2 और COOH। एक होता है वेरिएबल ग्रुप, इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, और एक होता है हाइड्रोजन। जो लोग अभी फिलहाल 12th में है, एक चीज़ याद करना, ऐसा कार्बन जिसमें 4 टाइप के ग्रुप लगा हो, ABCD मान लेता हूँ, ये कार्बन है, ये C छोटा वाला C है, तो वो कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है, इसको याद रखना, कायरल कार्बन है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं अल्फ़ा कार्बन, इसको हम अल्फ़ा कार्बन भी कह सकते हैं। NCERT में दिया हुआ है कि ये अल्फ़ा कार्बन है, याद रखना अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बन किस लिए कहे? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप प्लस ये बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है,
ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मीथेन का फॉर्मूला जानते हो? CH4। ये क्या है? मीथेन है। अमीनो एसिड्स में ये जो कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन जो 4 लगे होते हैं मीथेन में, यदि हम एक एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हुए चले, इस हाइड्रोजन को निकाल दिए, कुछ और लगा दिए, इसको निकाल दिए, कुछ और लगा दिए ग्रुप, इसको निकाल दिए, कुछ और लगा दिए, तो ये सब्सटीट्यूट होने से अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। तो इसको हम अमीनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है। आर ग्रुप्स के बेसिस पर, मतलब ऐसा है कि अमीनो एसिड ये रहा NH2COOH, यहाँ पे H रहा और यहाँ पे आर ग्रुप। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, मतलब ये आर ग्रुप के बेसिस पे, आर ग्रुप बदलते जाएंगे तो अमीनो एसिड बदलता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आर ग्रुप के जगह पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया, तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा? ग्लाइसिन। आर ग्रुप के जगह पे मैंने CH3 रख दिया, तो ये बन गया एलानिन। और इसके जगह पे मैंने अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया CH2OH, तो ये बन गया सेरीन। ठीक है, और यही तीनों हमें याद रखना है। इसको मैं आर लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके मतलब बाहर कोई फॉर्मूला आने नहीं वाला है। कभी कोचिंग के मटेरियल में क्वेश्चन देखो या फिर उसके टेस्ट सीरीज़ में इग्नोर करना। ठीक है, नीट में नहीं आने वाला है। मतलब कोचिंग का मतलब टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या नीट के लिए? नीट के लिए पढ़ रहे हो, राइट? तो नीट में नहीं आ रहा है तो हम क्यों 20 के 20 अमीनो एसिड्स को याद रखें? वैसे मैं पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे पढ़ सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ है कि अमीनो एसिड्स आर ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है। क्यों है? सिंपल सी बात है, एसिडिक ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनके ओरिएंटेशंस पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। बस ये लाइन बस सुन के रखना, इसको हम बाद में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में समझाएंगे। ठीक है, हाँ, तो कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स है जो कि मुझे बताना ही चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हेडिंग दे देता है, इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, कुछ NCERT के अंदर मिल जाएंगे, कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ ऐसा मत सोचना नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वही बात है, मतलब कहीं ना कहीं दिख जाएगा, या तो प्रीवियस ईयर में दिख जाए, या तो फिर एग्जाम्पलर में दिख जाए, या फिर फिंगर टिप्स में हो, कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स में पहला है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे आसान सवाल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और ये होता है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, COH H NH2H। देखो, अच्छी बात जिसने नोट कर लिया कि ये जो कार्बन है वो क्या है? एक कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन है। इसमें सिमेट्री भी है, तो बहुत ज़्यादा वो डिटेल हो जाएगा। ठीक है, रहने दो, सिमेट्री भी है बस। एक्स्ट्रा फैक्ट, और एक कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है W होता है, वो मत याद रखना, बस मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, बस इतना याद रखना। थर्ड फैक्ट क्या है? एक होता है इम्यूनो एसिड।
अब वही है, अमीनो एसिड ही है ये भी, ठीक है। इमीनो एसिड, नाम क्यों इमीनो एसिड पड़ गया अमीनो एसिड के बगैर? क्योंकि इसमें एक इमीनो ग्रुप है, इमाइन ग्रुप है, इसमें इमाइन ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखना हो तो रखना, वरना भूल जाना, ठीक है। प्रोलीन, प्रोलीन को हम इमीनो एसिड कहते हैं। हाँ, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आएगा कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग, जिसमें सल्फर है। सल्फर किस किस में है? 2 अमीनो एसिड है, एक तो है, स्पेलिंग गलत हो गया यार, सिस्टीन, और दूसरा है मिथियोनिन। अब मैं जब बोल रहा हूँ सल्फर कंटेनिंग इम्यूनो एसिड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट, किसके बेसिस पे है? ये सब बेसिस है वो आर ग्रुप के बेसिस पे, राइट, वेरिएबल ग्रुप। अब वो वेरिएबल ग्रुप में सल्फर है तो सल्फर कंटेनिंग हो गया, जो उसमें मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। हाँ, और कुछ याद रखना हो तो बस ये याद रख लेना। एरोमेटिक, एरोमेटिक किस लिए कहते हैं? ना पता हो तो बता दूं, इसमें एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, राइट, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफैन, मतलब ऐसे टीपीपी याद रख लेना, ट्रिप्टोफैन, टीटीपी, सॉरी था ये, टीपीटी, टीटीपी, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन और फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये तीनों याद रखना या फिर भूल जाना, ठीक है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। और कुछ अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स के भी हम नाम लिख सकते हैं जो कि है मतलब एसेंशियल है और जो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। किसके बेसिस पे? ध्यान रखना ये पॉइंट, सोर्स के बेसिस पे। यदि ये पार्ट जो है, यदि मैं स्किप भी कर जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 12th में सेकेंड लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट, ठीक है, क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है ना, सेकेंड लास्ट, तो उसमें मिल जाएगा, या फिर मतलब थर्ड फ्रॉम लास्ट, ऐसा कुछ, तो उसमें मिल जाएगा अमीनो एसिड्स के बारे में, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। तो सोर्स के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है? कुछ है एसेंशियल और कुछ है नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? वो अमीनो एसिड्स जो हम डाइट से मिल जाता है, जो हमें, ठीक है, मतलब हमें इसको डाइट से ही लेना है, डाइट से ही हमें बॉडी को लेना है। और नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बना लेता है, बॉडी खुद बनाता है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी खुद बनाता है वो नॉन एसेंशियल, जो एसेंशियल वो हमें डाइट से लेना है, ठीक है। कौन कौन से अमीनो एसिड्स लेना है, इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखो, द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे, ठीक है, इसका ट्रिक है ये। तो टी फॉर क्या है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन याद है ना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बेंजीन रिंग, ठीक है। पी से क्या है? फिनाइल एलानिन, प्रोलिन नहीं है, याद रखना, फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन। एम फॉर क्या है? मिथियोनिन, वी फॉर वैलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन। एक ल्यूसिन होता है, उसका एक एनेंसोमेरिक फॉर्म आइसोल्यूसिन भी होता है, ल्यूसिन, और एल, और एक एल जो है
लाइसिन, और टी जो है थ्रियोनीन। अभी टी से टायरोसिन कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ये टी से ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन कंफ्यूज मत करना। तो टायरोसिन मैं स्पेशली लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था। टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल, ठीक है। मतलब टी से 3 ही अमीनो एसिड है, एक ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और थ्रियोनिन। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एसेंशियल था नॉन एसेंशियल था, और गलत हो जाता है एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है, 1 MBBS सीट, यानी एक क्वेश्चन यदि कोई सही करता है तो वो एक कॉलेज पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा टारगेट लेके पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इस चैप्टर से एटलीस्ट, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि अमीनो एसिड्स का आयोनाइजेबल नेचर होता है। अमीनो एसिड्स हैव आयोनाइजेबल नेचर। इसका मतलब क्या समझाता हूँ कि अमीनो एसिड्स को हम क्या किए, पानी में डाल दिए, ठीक है। पानी में डाल दिए तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब होता क्या है, ये आयनाइजेबल नेचर किस लिए आता है, आयनाइजेबल नेचर आता है ग्रुप्स की वजह से, ड्यू टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स की वजह से, तो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, इन दोनों ग्रुप की वजह से आयनाइजेबल नेचर आता है। मतलब एक अमीनो एसिड है जैसे, ठीक है। एक अमीनो एसिड हम ले लेते हैं CHR COO माइनस NH3+, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बस आयनाइज कर दिया है कि वो पहले नॉर्मल फॉर्म में था, अब ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। इस फॉर्म को हम कहते हैं जिटर आयनिक फॉर्म, जिटर आयनिक फॉर्म है, जिटर आयनिक फॉर्म। जिटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, उस फॉर्म को हम कहते हैं जिटर आयनिक फॉर्म, राइट। तो जिटर आयनिक फॉर्म से ये कन्वर्ट कर सकता है, किस में कन्वर्ट कर सकता है, देखो इस फॉर्म से ये इंटर कन्वर्ट कर सकता है इस फॉर्म में CHR COO माइनस। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये फॉर्म बना कैसे, एक हाइड्रोजन का लॉस से, एक H+ लॉस हो गया, H+ लॉस, सोच के देखो यहाँ पे H3 था, यहाँ पे H2 हो गया। अब और एक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें H3N+CH ऐसे लिख लेते हैं RCOH। ये कैसे बना, एक H+ का गेन से, समझ में आ रहा है। तो जो अमीनो एसिड है वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, H+ का लॉस और गेन के उसमें। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अमीनो एसिड्स हमारा ख़त्म होने को आया है, ठीक है। अमीनो एसिड्स बस आज ख़त्म कर लेंगे, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो अमीनो एसिड ख़त्म होने को आया है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था देख लो। एक स्टार पॉइंट, ठीक है, वो जो यहाँ पे था ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको अच्छे से याद रखना यार, ये सब इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको भूल मत जाना, भूल के भी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मतलब वन लाइनर आए तो आ जाएगा। और NCERT फिर से पढ़ना, मैं सारा NCERT कवर किया हूँ मैं मानता हूँ, पर फिर से पढ़ना, ठीक है। लेक्चर देखना, नोट बना के फिर NCERT और एक बार पढ़ना, फिर कुछ नया मिलेगा देखना, ठीक है। यार नहीं मिला तो मुझे बोलना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कोई कोई पूछ लेते हैं कि एमिनो एसिड का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दे दिए, स्ट्रक्चर को तुम लोग पहचानो ना पहचानो, ठीक है, बस उसमें देखना यदि वो NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, NH2 ग्रुप्स मोर इन नंबर, मतलब 2-3 हो, तो वो कौन सा अमीनो एसिड होगा, तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। NH2 ग्रुप बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। और यदि COOH ग्रुप ज़्यादा हो, मोर, तो कौन सा अमीनो एसिड होगा, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो दो टाइप का अमीनो एसिड हम देख लिए, एक बेसिक अमीनो एसिड होगा और एक एसिडिक होगा। और कुछ यदि याद रखना चाहो तो बेसिक अमीनो एसिड का एक ट्रिक है, बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक का भी बता दूंगा, एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है।
तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या क्या याद रखना, LAH, एक बस निमोनिक नी, हाँ वही है, LAH, लाइसिन, एलानिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड में बस क्या याद रखना, बहुत आसानी से याद रह जाएगा, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। यदि ये दोनों नाम सुन के प्लांट फिजियोलॉजी का वो चैप्टर याद आ जाए, नाइट्रोजन वाला, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल है और ये सब है, मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा जा रहे हो, ठीक है, मतलब सब याद रह रहा है तुम्हें, क्योंकि ये दोनों यूज़ होते हैं वहाँ पे और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। और अमीनो एसिड का ये सब पढ़ लिए। हाँ, और एक फैक्ट है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल, बस नाम है, मतलब इसमें ऐसा कुछ लॉजिक ज़्यादा नहीं है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड दो है, एक है आर्जिनिन, यहाँ पे एलेनिन था, इसको कंफ्यूज मत करना, आर्जिनिन, और एक है हिस्टिडीन। तो दो अमीनो एसिड है जो कि सेमी एसेंशियल है, आर्जिनिन है और एक हिस्टिडीन है, ठीक है। तो एक कितना टाइम हो गया वैसे, 41 मिनट्स। तो और थोड़ा है लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स भी पढ़ लेते हैं, वैसे लिपिड्स पढ़ लेते हैं, फिर प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, 2 लेक्चर में ये ख़त्म, ठीक है। लिपिड्स पढ़ लेते हैं, देखो लिपिड्स, लिपिड्स, तो एनसीईआरटी का पहला लाइन है, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, मैंने बता दिया था, वाटर इनसॉल्युबल पूल में रहता है, एसिड इनसॉल्युबल जो है वाटर इनसॉल्युबल वही है, ठीक है। दे कुड भी सिंपल फैटी एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आर ग्रुप के साथ अटैच रहता है, ठीक है। मतलब सिंपली क्या कह रहा है, आर COO H, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें क्या है कि जो लिपिड्स है मतलब ऐसा है कि आर ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच रहता है। और एक चीज़ जो कि एम्स में आया हुआ था, पुराने पेपर्स में एम्स में आया हुआ है ये चीज़, कि लिपिड्स का टेस्ट क्या है, लिपिड्स का टेस्ट क्या है। ऑफकोर्स मानता हूँ अब नीट में नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेना, कभी कोचिंग में डाल दिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर लिपिड्स का टेस्ट क्या है, टेस्ट करने के लिए लिपिड्स को सुडैन बी, सुडैन बी, ठीक है। और भी कुछ नाम जैसे दे सकता है, ब्लैक सुडैन या ऐसा कुछ नाम दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना, सुडैन वर्ड देख लेना, बी वर्ड देख लेना, बस मतलब ऐसे याद रह जाने चाहिए, बस जैसे करो, ठीक है। हाँ, तो आर ग्रुप जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप कितने से कितना जा सकता है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन्स तक जा सकता है, ठीक है। आर ग्रुप जो है 1 कार्बन टू 19 कार्बन्स तक जा सकता है। एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल बस याद रखना, एक तो है पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, इसमें कितने कार्बन्स है, क्वेश्चन आया पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, गलत, एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ने से यही होता है। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन्स है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, इंक्लूड करना इसको, ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे गलत हो सकता है, एक कॉलेज जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा हो गया, इंक्लूड करना इसको, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है इसको इंक्लूड करना, इंक्लूड करके 16 है, और 15 दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक्सक्लूड किया होगा उसने, ठीक है। अब और एक एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड का मतलब होता है इसमें 20 कार्बन्स होता है, मतलब क्या होगा, उसमें 20 कार्बन्स होता है, और इसमें इंक्लूड वही है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। और भी कुछ कुछ एसिड होते हैं, जैसे मतलब ओलिक एसिड, और बहुत सारा कुछ पढ़ाते हैं उसमें कोचिंग में,
मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं आएगा, ये इतना कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो मतलब लिपिड्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, फैटी एसिड, राइट। फैटी एसिड्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो है सैचुरेटेड, दूसरे हो सकते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट। सैचुरेटेड अमीनो एसिड्स जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अनसैचुरेटेड वाले जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बात क्या है नोट करने का, एट रूम टेम्परेचर। ये सब छोटे मोटे फैक्ट्स ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें बहुत कुछ याद रह जाता है, हमें बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट्स याद रह जाता है, पर जब ये छोटे मोटे फैक्ट्स जो आते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा हम मतलब ध्यान ना दें और गड़बड़ हो गया, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ का मतलब 4 मार्क डिफरेंस रह गया। अब ये बहुत पछताने वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। लास्ट राउंड का कट ऑफ जा रहा है जैसे 585 और हमारा कुछ 584, मतलब 4 नहीं 1 रह गया, क्या सीट गया। और किस लिए गया, ये छोटा फैक्ट के लिए, रूम टेम्परेचर नहीं देखे हम, उसने कुछ लिखा था और हम कुछ देख लिए, ठीक है। तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता हुआ चलूँगा एज पर डिमांड, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, इसका एग्जांपल्स देख लेना एक बार। बटर और घी सॉलिड फॉर्म में जो दिख जाए वही है ना, बटर और घी ये दोनों सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड ऑयल्स, ये दोनों ओबेसिटी कॉज करते हैं, बहुत खतरनाक है, ये सब ओबेसिटी कॉज करते हैं, और ये सब नो ओबेसिटी। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल खाने लग गए, ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं कॉज करते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, किसी ने पूछ लिया यदि मोस्ट अबंडेंट प्रोटोप्लाज्मिक लिपिड्स कौन, प्रोटोप्लाज्मिक लिपिड्स का नाम पूछ लिया किसी ने, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटोप्लाज्मिक लिपिड्स क्या है, मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब समझ में आ रहा है, सेल का वो पार्ट जो लिविंग है, उसमें कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है, लिविंग पार्ट यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड होता है, वो फॉस्फोलिपिड ही तो होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर याद होगा, मतलब सेल बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़े होगे तो। अब एक हेड होता है और दो ऐसे होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है इसलिए फोल्ड हो जाता है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। ये हेड वाला पार्ट होता है, ये उसका टेल होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये सब होता है फॉस्फोलिपिड का, बस एक मॉलिक्यूल का हम उठा के लाए हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल्स जानते हो, लिख देता हूँ एग्जांपल्स क्या क्या है। लेसिथिन, लेसिथिन का स्ट्रक्चर पता है, मतलब याद ना हो तो भी चलेगा पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। यदि मैं बनाने की कोशिश कर लूँ, OCH2OCOR1 CH2O, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, मतलब OH सॉरी, यहाँ पे O CH2 एन, बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है मानता हूँ। केमिस्ट्री वाले थोड़ा खुश हो जाओ क्योंकि यहाँ पे एक टर्शियरी अमीन दिख गया है, राइट, टर्शियरी अमीन है ना। ये जो ग्रुप है ना, ये एक्चुअली ये जो ग्रुप है ये कोलिन ग्रुप है, ठीक है। तो लेसिथिन का और एक नाम होता है, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्चुअली बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, जो मेन कंटेंट है और साइड कंटेंट है। इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फाटाइडिल कोलिन। अब मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, फिर भूल जाना, लेसिथिन, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे सेफालिन हो, सेफालिन एक्चुअली ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, सेफालिन
सेफेल वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ब्रेन में। स्पिंगोमाइलिन, माइलिन सीट याद है न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन हुआ करता था, उसका एक्सॉन हुआ करता था ये, इसमें कुछ ऐसे ऐसे थे स्क्वान सेल्स, माइलिनेशन था उन पे, याद आ रहा है, स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं याद रखना, तीनों एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स का, राइट, लेसिथिन, सेफेलिन, स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, अब बात करते हैं एक फैक्ट, कभी पीएमटी या स्टेट पीएमटी में आया हुआ था, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड पूछ दिया था उसने, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड, तो उसका मतलब नाम था क्रोमोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स। ठीक है, ये वाला फैक्ट भूल जाना यार, ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो एनसीईआरटी और एक बात कहते हैं ग्लिसरॉल के बारे में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो भी है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल बहुत आसान सा स्ट्रक्चर था, केमिस्ट्री पढ़े हो तो याद रहा होगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ग्लिसरॉल है, इसमें क्या कायरल कार्बन है, नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप यहाँ पे सेम, एक कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, छोड़ो। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इग्नोर मत करना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब और भी जैसे फैटी एसिड्स है, मोनोग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है, डाइग्लिसराइड्स है। ठीक है, ऑयल्स है, फैट्स है। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, देखो यहाँ से रिलेट कर पाओ तो अच्छी बात है, या फिर मैं लिख देता हूँ, ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ऑयल का एग्जाम्पल एक है जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल, और भी कुछ कुछ ऑयल होते हैं, जिंको बिल्बोआ, शायद ये जिंजली ऑयल जिंको बिल्बोआ ट्री से आता है, पता नहीं यार, ये सब रहने दो। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से फ़ायदा क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से फ़ायदा है कि ये मतलब विंटर्स में ऑयल जैसे रहते हैं, राइट। तो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात कर लिए, लेसिथिन के बारे में बात कर लिए। ठीक है, न्यूरल टिश्यूज़ में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने बता दिया था, स्पिंगोमाइलिन जो है वो न्यूरल टिश्यू में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद और एक है जिसको जिसको हम भूल भी नहीं सकते, गैस कर पाओ रहे हो तो देखो, इसको हम कहते हैं मोस्ट, येलो कलर दिख नहीं रहा होगा, मोस्ट डेकोरेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे डेकोरेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, एक स्टीरॉयड है, दूसरा हिंट, एक स्टीरॉयड है, तीसरा हिंट, इसमें 4 साइकिल्स है, 4 रिंग्स है। बस अभी तक गैस कर लिए होगे, कोलेस्ट्रॉल की बात करो, कोलेस्टेरॉल दुश्मन हमारा, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर, ज़्यादा स्ट्रक्चर पे मत जाना, मैं बस बना किस ले रहा हूँ क्योंकि याद रह जाए, तो इसको थोड़ा याद रखने की ज़्यादा इच्छा हो, वरना नीट में स्ट्रक्चर बनाने थोड़ी देगा। ये हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे भी याद नहीं है फ्रैंकली। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है और यहाँ पे एक OH ग्रुप है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना 1 2 3 4, कोलेस्ट्रॉल में कितना है, 4 साइकिल्स है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है, कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारी चीज़ें बनता है, मतलब प्रिकॉर्सर है ये सबका, प्रिकॉर्सर, प्रिकॉर्सर मतलब समझ में, ओरिजिन मटेरियल, ओरिजिन मटेरियल है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, एक पेरेंट स्टीरॉयड होता है ना, तो बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। तो फैटी एसिड्स के बारे में बस इतना याद रखना है। ठीक है, और लास्ट
जो हम माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, लास्ट जो चीज़ है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब लेक्चर लंबा बन गया है तो और थोड़ा लंबा बनने में कोई हर्ज नहीं है, एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है, नाइट्रोजन बेसिस कुछ होता है हमारा। मतलब हम न्यूक्लिक एसिड पूरा एज इट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस जैसे नहीं पढ़ेंगे, बस उसका हम वो माइक्रोमोलिक्यूल बस पढ़ लेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है न्यूक्लिक एसिड्स का, ये कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स से और फॉस्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, नाइट्रोजन बेस से और किससे, सुगर, राइट। तो नाइट्रोजन बेस और सुगर, नाइट्रोजन बेस के बहुत सारे टाइप्स में दो ही टाइप है। एक क्या है, प्यूरिन्स, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़ाने का इच्छा तो हो नहीं रहा है। पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, ये सब MBBS फर्स्ट ईयर तक पढ़ते रहना, नीट एक्सपीरियंस हो तो। प्यूरिन्स में क्या है, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन, एक चीज़ याद रखना, प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, ऐसे ऐसे 2 रिंग, पहचान जाना। 2 रिंग दिख गए तो क्या, प्यूरिन। और पिरिमिडीन में एक ही रिंग होता है, ऐसे याद रखना। छोटा नाम ज़्यादा रिंग्स, बड़ा नाम कम रिंग्स, ठीक है, ऐसे याद रखना। पिरिमिडीन्स में क्या क्या है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, ठीक है। साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, इतना याद रह गया। और ये सब जब शुगर के साथ एसोसिएटेड हो, नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलके क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। सही बात है ये। फॉस्फेट ग्रुप भी यदि एस्टेरिफाइड हो, एस्टेरिफाइड मतलब देखो ये सब, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। तो एस्टेरिफाइड मैंने बोल दिया एक साथ, तो NCERT भी यही लिखता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब किसी ने पूछ दिया एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन क्या है, थाइमिडीन क्या है, यूरिडीन और साइटिडीन भी क्या है। तो बोल देना ये सब न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड्स है। और यदि नोट करना, और यदि एडिनाइलिक, एडी स्पेलिंग आई थिंक सो सही है, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइलिक एसिड, ठीक है, ये सब एसिड लगा दिया तो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ में आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। और जैसे न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 ही टाइप का है, DNA, RNA। तो DNA और RNA किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, वो न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, ये सब, ठीक है। और RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक फैक्ट, मतलब याद तो ये होगा ही, यूरासिल जो है बस RNA में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन RNA ओनली। DNA में क्या होता है, क्या यूरासिल नहीं होता है। DNA में क्या होता है, DNA में साइटोसिन, थाइमीन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट रहता है ना, ठीक है। हाँ, तो थाइमीन को एक्चुअली हम डीमिथाइल, मतलब यूरासिल को डीमिथाइलेटेड थाइमीन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार बस एक काम करना, होमवर्क जैसे टाइप का, एक बार वो NCERT वाले स्ट्रक्चर्स देख लेना, उनमें कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स ढूंढना, आइडेंटिफाइंग फीचर्स, ये सब कुछ ढूंढना, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फीचर्स ढूंढने से क्या होगा ना, NCERT के जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर का भी नीट में पूछ लिया। मतलब मैंने बता दिया क्या, प्यूरिन डबल रिंग, तो एडिनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर आया तो देख लोगे, पायरिमिडीन से कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है।
और ये एडिनोलाइलिक एसिड और यूरिडीन ये सब देख लेना अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एक बार एनसीईआरटी से देख लेना स्ट्रक्चर्स। अब सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देख लेंगे, फिर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया है, न्यूक्लिक एसिड, फिर बहुत कुछ है वैसे, एंजाइम्स भी है। तो 3 लेक्चर जाएगा आई होप। एंजाइम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है उससे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। मैंने जितना एनसीईआरटी कितना मैंने पढ़ा दिया है, मैं एनसीईआरटी देख के बोल रहा हूँ। देखो तो पेज नंबर 142, पेज 142, 143 हो गया, 144, 145, ठीक है। इतना 1 घंटे का लेक्चर आई होप हुआ होगा, 1 आवर प्लस हो गया होगा या फिर, ठीक है एग्जैक्ट। तो 1 घंटे का लेक्चर में हम इतना ख़त्म कर पाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर को फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब बोलना अजीब लगता है वैसे। बाय।